नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 4 यदि आप तैयारियां कर रहे हैं और आप सभी को पता नहीं है कि भाई उसको तैयारियां कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बीपीएससी तैयारी 4 निकल जाएगा। किसी तरह 100 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए और आपका बीपीएससी तैयारी 4 निश्चित तौर पर निकलेगा। तो आज ये 15वां प्रैक्टिस सेट है। मैं रेगुलर आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ और आप सभी को मैं कराता हूँ। मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट है मैं कराऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट 15वां है दोस्तों। और शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बस मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए कि आप लोग भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। अपने घरों में कम से कम आप लोग 2-2 सब्सक्राइब करवा देते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा और आप लोग का 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैं पूरा करूंगा। और ये प्रैक्टिस सेट जैसे ही खत्म होगा, ये प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है, वैसे ही मैं आप लोग के लिए दृष्टि प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का क्लास। और जैसे ही आए सबसे पहले तो भाई एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बीच में जब क्लास होगा तो कम बोलेंगे, है ना, केवल क्वेश्चन ही चलेगा। तो एक लाइक आते आते आप कर देते हैं तो वही हमको हिम्मत मिलती है। आप सभी को काफी बेटर तरीका से सोचते हैं कि आप लोग को और बेटर तरीका से क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम प्रश्न है कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 1907 की बात मैं करूं उस समय में रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। दोस्तों आप लोग महात्मा गांधी का नाम जानते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू साहब बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी की अहम भूमिका है दोस्तों। जितने भी एग्जाम होते हैं बिना महात्मा गांधी का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और महान व्यक्ति दोस्तों महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए काफी लोग हैं कि महात्मा गांधी को गाली देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनकी जो भूमिका है वो काफी अहम भूमिका है। ठीक है, चलिए इनमें से भारत में 19वीं शताब्दी में अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उनका नाम बताए, किसने मार करके हत्या किया था प्लेग कमीशन को और रैंड को गोली मार करके हत्या किया था। भाई उत्तर यहाँ आप सभी का उत्तर होगा दामोदर चापेकर। मैं तो इसको याद किया था कैसे, मैं आपको ट्रिक बताऊं। अरे मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता था। टीआरई 1 में 9 लोगों ने एक साथ निकाला है मेरे साथ, मैं भी निकाला, है ना। 9 लोगों ने निकाला टीआरई 1 में। और टीआरई 1 में ज्वाइन भी नहीं किया, पहले से मैं जॉब में था जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो टीआरई 1 में छोड़ दिया हूं। 9 लोगों ने सफलता प्राप्त किया मेरे यहाँ से ऑफलाइन में। मैं उसका ट्रिक बताता था, जैसे कि प्लेग नामक एक बीमारी है उसको हम लोग क्या करते हैं, चाप के मुंगा देंगे, है ना। चाप पे कर ना, प्लेग को क्या करेंगे भाई, चाप के मुंगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लेग कमीशन रैंड को मारकर कौन मारा है, तो दामोदर चापेकर, मैंने चाप के उसको मार डाला। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। तो कुछ ट्रिक लगाए आप सभी को ही, तभी जाकर के सफलता मिलती है। और प्रैक्टिस सेट करिए, आपसे अधिक से अधिक निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी सभी को। टारगेट मैं आपका पूरा करूंगा 100 प्रैक्टिस सेट का। आप लोग भी भाई पूरा मेरा करें, कम से कम अपने घर में ही 2-2 सब्सक्राइब कर दीजिए, हो जाएगा मेरा भी टारगेट। प्रत्येक व्यक्ति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 का क या ए पूछता है के तहत सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया। विधिक बोलते हैं कानूनी अधिकार। जो संपत्ति जो था मैं आपको बताऊं, पहले मौलिक अधिकार था कि आपका संपत्ति है आप रखिए, आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन बाद में उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, इसलिए आप इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, ज्यादा पैसा रखेंगे घर में तो ब्लैक ब्लैक मनी कहलाएगा। ठीक है, इसलिए कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो कौन सा अधिनियम, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। आपका उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, और आप सभी से ये 44वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ उनका उसका जो सन ईस्वी है वह 1978 है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सन ईस्वी भी पूछता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। उत्तर यहाँ होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान विवाद में
सर्वोच्च न्यायालय की अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जब विवाद आता है ना मेरे दोस्तों, तो 132 याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का उसमें विवाद चलता है और विवादों का निपटारा भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? माने जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी काम होता है तो उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों यही तो भारत है ना? अंग्रेजी बोली जाती है दोस्तों। काश हिंदी बोली जाती, क्या दिक्कत हो जाता, क्या बदल जाता। तो कोई भी काम काज होता है सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी फांग फूंग बोला जाता है ना? जो गर्व की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के सचिवालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बोले तो संसद और सचिवालय ना, वो चीज कह रहा है कि संसद का सचिवालय ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद में आता है? कुछ ट्रिक लगाए, कुछ मजेदार जीरा मर्चा लगा करके उसको पढ़ाई करे, थोड़ा सा ट्रिक लगाए, मजा आ जाएगा। संसद सचिवालय 98 याद रखिएगा, संसद सचिवालय अनुच्छेद 98 के तहत है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक लाइक मेरा बस यही टारगेट आप लोग पूरा करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जीवन में कमेंट करिए मेरे चैनल पर, आपको मैं जवाब दूंगा। पढ़ाई से संबंधित जो भी आप जॉब से संबंधित आप सलाह लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, जॉब लगने के बाद भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। एक बार कमेंट तो करिए सही। ठीक है, काफी टीचर लोग जुड़े हुए हैं हमसे। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? देखिए, राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया ये पूछा जा रहा है। आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। और राजकीय चिन्ह कौन है भारत का राजकीय चिन्ह? अब तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ होगा अशोक स्तंभ, अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब क्या हो? मैं आपको बताऊं कब लागू करते हैं? जब संसद का सत्र चालू नहीं हो तभी जाकर के अध्यादेश लागू करते हैं। आपका उत्तर यहाँ सी पर जा रहा है। अब आ गया आपका मैथ का प्रश्न। मेरे दोस्तों मैथ मैं नहीं कराता हूँ, देख सकते हैं कितना छोटा डिस्प्ले है मेरे पास, इतना छोटी जगह में मैं मैथ नहीं करा पाता हूँ। एक सेकंड दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न आया है ये काफी मजेदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी में ताकि बच्चे लोग सिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी रहेगा तभी सही होगा। बोलता है यहाँ की बाल विवाह जो है यहाँ पे हो जाएगा एमजी रनाडे। ठीक है, बाल विवाह एमजी रनाडे। ठगी प्रथा का अंत करने वाले कौन है? ठगी प्रथा कर्नल सलीमन साहब ठगी प्रथा। सामने सामने मिलान कीजिए इसका। विधवा विवाह की मैं बात करूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नोट भी कीजिएगा, कॉपी रखे आप, कुछ लगे कि क्वेश्चन नोट करने वाला है तो नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भाई नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ किसने किया था? नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जो अप्रैल 1934 तक चलाया गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? जवाहरलाल नेहरू साहब बोले हैं कि भारत की जो भी समस्याएं हैं वो समाजवाद से निपटारा होगा, माने वो चाबी है। तो लखनऊ अधिवेशन में बोले हैं और ये अधिवेशन 1936 में हुआ था, याद रखिएगा सभी कोई। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट मैं आपको बताऊं अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ है। कब हुआ है? 1932 ईस्वी को, तारीख था 24 सितंबर। ठीक है, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? जो भी किया उसका नाम था दोस्तों मीर जाफर। ठीक है, 1757 ईस्वी में हुआ है प्लासी का युद्ध। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? तो जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, इसीलिए ये लागू किया गया। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है हमेशा एक लाइक, और काफी लोग हैं इसमें
जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही सब्सक्राइब दोस्तों मैं आप सभी को इतना हेल्प करूंगा जीवन में, आपकी नौकरी लगने तक, नौकरी लगने के बाद भी हेल्प करने वाला हूं। और निश्चित तौर पर नौकरी लगेगा जब 100 प्रैक्टिस टेस्ट सेट का टारगेट मैं पूरा करा दूंगा। तो अगर पूरा आप पूरा देख लेते हैं तो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ किया, कुछ ट्रिक लगाए। हरिजन यात्रा कहां से शुरू होगा, हरिजन वर्धा से शुरू हुआ है। ठीक है, हरिजन यात्रा किस सदी कहां से शुरू हुआ है, वर्धा से प्रारंभ हुआ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेज के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था। देखिए आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत, मूलधन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जो देने का काम किए हैं वो दादा भाई नौरोजी साहब थे। कौन है, दादा भाई नौरोजी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड दोस्तों, गांधी जी के द्वारा भी। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा 58 का, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी। हाँ दोस्तों, तो इसमें सही है। सबसे यहाँ एक से अधिक उत्तर है, रानाडे भी है, गोखले भी है, दादा भाई नौरोजी तो भाई नाम ही है धन निष्कासन के सिद्धांत के लिए। तो इसमें सभी हो जाएंगे उत्तर। ठीक था उत्तर मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ये काफी मजेदार पुस्तक है, में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा। ये काफी हिट प्रश्न है और जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं वो काफी हिट होगा आपके लिए। तो गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी में जाति की कुरीतियों के बारे में लिखा गया है ज्योतिबा राव गोविंद फूले। ज्योतिबा राव गोविंद फूले साहब का है गुलामगिरी। ग गुलाम ज्योतिबा गोविंद, है ना, याद रखिएगा, ग गुलाम गोविंद, गुलाम गोविंद याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अधिकृत किया था। उत्तर यहां होगा 60 का, नागपुर में। उत्तर जाएगा कहां पे, नागपुर में जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए, बस एक लाइक आप लोग से मांगता हूं। सब्सक्राइब मांगता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा, फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड मैं कराता हूं। काफी मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग भी भाई सहयोग करें, कम से कम 2-2 सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए और जरूर कमेंट करें कि मैंने इतना सब्सक्राइब आपके लिए मेहनत किया। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्यपाल का वेतन किस कोष में आता है, बताए। राज्यपाल का जो वेतन मिलता है भारत की संचित निधि में आता है या राज्य के संचित निधि में आता है। तो राज्यपाल कहाँ होता है, राज्य में होता है। ठीक है, तो उत्तर होगा राज्य संचित निधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए धन विधेयक हम तो बहुत बेटर तरीका से धन, तो 10 धन 10 याद रखिएगा, धन 10। तो 110 अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझते चलिएगा कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने दिनों का अंतराल होता है, जो बैठक होता है ना, वो बैठक 6 महीने का अंतराल होता है, प्रत्येक 6 महीना पर। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये गलत बात है, पूरा गलत बात है, यही मानना होगा आपको। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, कब बन गया था भाई, सिक्किम बना था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना है भारत का राज्य। 22वां राज्य बना है दोस्तों, कब बना है, तो मैं आपको बता दूं 16 मई 1975 को। ठीक है, इतना मैं बता दिया। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तो जुड़वा हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, और सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है, भोर का तारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी में के बीच में स्थित है, डैश रूप में जाना जाता है। जो तीस्ता नदी और दिहांग के बीच में है हिमालय का हिस्सा, उसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, देखिए
ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स नाम का घास का मैदान है। मध्य एशिया का स्टेपिस है। अर्जेंटीना का जो है ना, अर्जेंटीना का पंपास है। ठीक है, तो पेरी नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ये हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? उत्तर हो जाएगा आपका दीफू। त्रिसंधि का निर्माण कौन करता है? तो दीफू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटियां से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। काफी मजेदार तरीका से पूरे जोश में आप सभी के लिए क्लास लाता हूं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीतिया घाटिया कुल्लू घाटिया रोहतांग दर्रा को जोड़ता है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला न्यूनतम किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल? मध्य प्रदेश ज्यादा है, महाराष्ट्र भी ज्यादा है, क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कम है, लेकिन जनसंख्या तो पूछिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक उपग्रह है, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, बात सही है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, भी सही है। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये बात गलत है। 4.6 बिलियन वर्ष होगा, ये 2.3 ही बोल रहा है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? ये तो मजेदार प्रश्न आ गया, बताए कौन सा उत्तर हो जाएगा। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? पलानी हिल्स, आपका हो जाएगा पालनी हिल्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सेट होगा, कल का जो सेट होगा 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। कल जो होगा 16वां होगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक, जो एग्जाम में पूछा गया। अब ना मजा आएगा कि जो प्रैक्टिस सेट किए उसमें से कितना प्रश्न और किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो कल से मजा आने वाला है आपके क्लास में। निम्नलिखित में किस वन को मासूम वन के नाम से जाना जाता है? मासूम वन बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मासूम वन कहते हैं। ठीक है, पर्णपाती माने यहाँ का जो पत्ता जो है ना गिरते रहता है एक मौसम में और फिर आ जाता है। अरुण, वरुण और तमूर नदियां डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है? उत्तर यहां होगा कोसी नदी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणियां शिवालिक का एक भाग है दोस्तों। उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वो बी पर जा रहा है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा सचिवालय जो आता है प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंतर्गत आता है। बिहार का चौरी विद्रोह, चौरी चौरा जो विद्रोह हुआ है, यहाँ पे कार्य चौरी चौरा नहीं है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह बिहार में जो हुआ है 1798 में हुआ है। अब चौरी चौरा वाला ऑप्शन अगर आ गया तो गया काम से। ऐसे इनमें से कोई नहीं भी मार सकता है लोग। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग। उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। मेरे दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और 2 सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए अपने घरों में, और इतना हेल्प करते हैं तो मैं आपके लिए तो हमेशा तत्पर हूं। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट आप लोग के लिए पूरा कर रहा हूं। ठीक है, शहर के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। देखिए, शहर कह रहा है कि शहरीकरण बढ़ रहा है, वहां पे नालंदा, मुंगेर, तब पटना। सबसे कम है नालंदा, उसके आगे मुंगेर है, तब पटना। आपका उत्तर बी पर जाएगा। किस पारिस्थितिकी वैज्ञानिक ने बिहारी भूखंड पर एक दीर्घकालीन प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है? उनका नाम था डेविड टिलमैन। ठीक है, नेक्स्ट है, 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सरकारी बैंक की शुरुआत हुई? मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद में। सेवा सहकारी बैंक की बात करेगा, अहमदाबाद में शुरू हुआ है 1974 में। नेक्स्ट है कि जमा मुद्रा अनुपात संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सिवाय, अब सिवाय लगा दिया तो सिवाय किसके कथन सत्य है? तो यहां होगा यह व्यय
मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। यह तरल के लिए लोगों को प्राथमिक दर्शाता है। यहाँ आपका उत्तर जो जा रहा है सी पर जा रहा है। त्योहार सीजन के दौरान जमा मुद्रा अनुपात CDR देखिए आमतौर पर गिरावट आती है, जरूरी नहीं है गिरावट ही आए हमेशा। ठीक है, आपका उत्तर सी हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे साक्षरता दर मैं बात करूं तो अलीराजपुर में आपका हो जाएगा सबसे कम साक्षरता दर। ठीक है, अलीराजपुर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कहता है कि बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा राउरकेला, ओडिशा में। नेक्स्ट है कि पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? उत्तर यहाँ आपका होगा शेन वाटसन। आप लोग पढ़े होइएगा, देखे होइएगा शेन वाटसन को, क्रिकेट खिलाड़ी। नेक्स्ट है कि क्रिकेट बजट नहीं, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस मंदिर के लिए व्यापक विकास कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? ये तो अच्छी बात है भाई। तो बिहार के एक मंदिर पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ भेदभाव हो जाएगा, इसलिए महाबोधि मंदिर, विष्णुपद, महावीर मंदिर सभी के लिए। ठीक है, उत्तर आपका एक से अधिक हो जाएंगे। जुलाई 2024 के लिए भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में किस टेनिस खिलाड़ी को? तो एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे टेनिस खिलाड़ी है। उनका नाम है अमृतराज, उनका विजय अमृतराज, हाँ ये भी है, लिएंडर पेस। तो इसमें एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है यहाँ भी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने डार्क टूरिज्म के खिलाफ चेतावनी देकर लोगों से आपदा प्रभावित स्थानों पर घूमने जाने से बचने का आग्रह किया? केरल के लोग। ठीक है, डार्क टूरिज्म आग्रह किया है कि घूमने जाने पर आपदा प्रभावित स्थानों पर नहीं जाइए घूमने। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर करें, ग्रैमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, तन्वी शाह। उत्तर होगा कौन? तो ग्रैमी अवार्ड से इसमें जाकिर हुसैन को और राकेश चौरसिया को मिला हुआ है। ठीक है, उसमें उत्तर आपका एक से अधिक हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की है? साहस, तेलंगाना दोस्तों उत्तर हो जाएगा। जिनका प्रैक्टिस सेट 100 पूरा हो जाएगा, 100 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए, नौकरी लग जाएगी, आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी दोस्तों। और रेगुलर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बायोलॉजी एक दिन, फिजिक्स एक दिन, केमिस्ट्री एक दिन, समाप्त कर देना। एनसीईआरटी का सार संग्रह ले लीजिए, मैं बुक भी बताया था, महेश कुमार बनवाल साहब का बुक ले लीजिए, सार संग्रह आप पढ़ाई कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका जॉब लगेगा। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए। इसके अलावा भी आपको कुछ मन में आए सवाल तो जरूर करिए, हम है आपके लिए। ठीक है, बिहार के किस जीआई टैग नामिक उत्पाद वनस्पति नाम यूरिले फोरक्स सालिबस है? ये क्या चीज हो गया भाई? बिहार के किस जीआई टैग नामित उत्पाद वनस्पति नाम है यूरिले फोरक्स सालिबस? तो इसमें हो जाएगा सालिसब, है ना? काफी अजीबो है नाम दोस्तों। और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो काफी हिट है। तो मिथिला मखाना याद रखिएगा, जीआई टैग जो मिला है, मिथिला में मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछना चाहिए, इसमें काफी अजीबो नाम दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर समिति को सिफारिश के आधार पर पाइल्ड नेचुरल गैस, है ना, या कंप्रेस नेचुरल गैस की कीमतों को सीमित करने के लिए नए गैस मूल्य निर्धारण को मंजूरी दी गई है? उत्तर आपका जाएगा किरीट पारिक समिति के द्वारा। पीएनजी और सीएनजी याद रखिएगा, किरीट पारिक समिति। नेक्स्ट है, भारत को
जान जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में किसकी पहल है? नो इंडिया प्रोग्राम। याद रखिएगा, ये पहल किसका है? विदेश मंत्रालय के द्वारा। मेरे दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा, उसी से मेरा हौसला बढ़ा रहेगा और आप सभी को हमेशा बेटर कराऊंगा एग्जाम तक। हाल ही में समुद्र लक्ष्मण नामक सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच मार्च 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा मलेशिया में। कौन सा नाम है? लक्ष्मण, मलेशिया। सैन्य अभ्यास है दोस्तों, लक्ष्मण कहां हुआ है? मलेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वन के संबंध में दोस्तों यहां कथन हो जाएगा, ये मृदा का क्षरण नहीं करता है। ये बात गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, जीवों का इनमें कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विखंडन में शामिल होता है? उत्तर हो जाएगा अपघटक। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर करें। यहां होगा कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर हो रहता है। स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? स्थिर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? उत्तर हो जाएंगे, घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं, इसलिए क्या है? मुख्य अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, जीवाश्म ईंधन दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए हमें संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधन साधारणीय और प्रबंधक आसान कार्य है, ये बात गलत है, गलत चुनना था। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो गोवा में आपका उत्तर होगा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है। ठीक है, दाचीग्राम पूछेगा, जम्मू कश्मीर में पूछता है। शांति घाटी पूछता है, कहाँ है? केरल में है। ठीक है, उसके बाद एक और पूछता है, दाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है, कन्हा मध्य प्रदेश में है, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में। तो ये हिट प्रश्न है दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा कौन सा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? उत्तर यहां होगा यूजेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के निचले मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो बनता है प्राकृतिक गैस बनता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें कौन सा सेप्रोट्रॉफ है? तो यहां आपका उत्तर होगा कुकुरमुत्ता जो है वो सेप्रोट्रॉफ है, कुकुरमुत्ता याद रखिएगा, सेप्रोट्रॉफ। नेक्स्ट, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कहां है? कौन है? पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन है? उत्तर जाएगा IAA। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो मैं आपको सुमेलित कर दूं। बुक्सा की बात किया है पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, तो यहां नहीं है दोस्तों, क्या मानू इसको। बुक्सा दाम्फा मिजोरम, दाम्फा मिजोरम में है। नामेरी, नामेरी की मैं बात करूं तो नामेरी हो जाएगा असम में। एक सेकेंड, दाम्फा अरुणाचल में है, सॉरी, यहां मिलान करने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ गलत दिया है, यहाँ पे मिलान करने के लिए कुछ है नहीं। मैं आपको बता देता हूं कौन कहाँ है। बुक्सा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, दाम्फा अरुणाचल प्रदेश में है, नामेरी दोस्तों हो जाएगा वह असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसमें मिलान में केवल यही सही जा रहा है, सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर बताइए। मतलब रात में जब कोई सो जाता है तो कितना हल्ला होता है? तो 45 डेसिबल। ठीक है, उत्तर आपका ये पर जाएगा। नेक्स्ट, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? उत्तर होगा जीवाश्म से मिलता है उद्विकास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है और औसत वेग कितना होगा? तो
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर यदि नियत है, जब परिवर्तन नियत है तो वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग आधा। ठीक है, यहां आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। माने भी अगर एवरेज रहेगा तो क्या होगा, पहिल का वेग और अंतिम वेग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान जीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितने क्षेत्रों में परिवर्तित होती है, उत्तर होगा 3 क्षेत्रों में। फर्स्ट क्षेत्र है शुद्ध उपभोक्ता, दूसरा क्षेत्र है दोस्तों चयापचय ऊर्जा, और तीसरा है जैविक अपशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न कि अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि है क्या होती है, तो उसकी कोटि, तरंगदैर्घ्य की कोटि बताइए अवरक्त का, तो लगभग 10,000 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश आंख में किससे होकर प्रवेश करती है, उत्तर होगा कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है दोस्तों। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने घरों में कम से कम 2 सब्सक्राइब प्रत्येक व्यक्ति अगर करवा देते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा भी टारगेट पूरा होगा, आप लोग भी हेल्प काफी कर दीजिएगा, और मैं आपको हमेशा हेल्प कर रहा हूँ, काफी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, इतना जरूर कीजिए आप सभी। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन हो जाएगा, यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत आधारित नहीं है तो हवाई जहाज के पंखा से कोई मतलब नहीं है। आर्किमिडीज पानी से संबंधित होता है तो जहाज का हो जाएगा, हाइड्रोमीटर भी पानी से भी संबंधित है, उत्तर यहाँ बी होगा। यांत्रिक तरंग किसमें गमन कर सकती है, यांत्रिक तरंग जो है वह गमन करता है सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक 298, यदि नाभिक जो हो जाएगा 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं इसमें कुछ करना नहीं रहता है, 298 में से 189 घटा लीजिएगा तो आपका आएगा 109, 109 आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है, ZnO। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि क्षार धातुओं में कौन सा गुण होते हैं, क्षार में होता है कि कम आयनन ऊर्जा होता है, क्षार में जो होता है आयनन ऊर्जा कम होता है। फोटोग्राफी प्लेट में काले कागज से ढके जाते हैं, क्यों, इसलिए ढके जाते हैं ताकि प्लेट पर लगा हुआ सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है और काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना संवेदनशील होता है, ठीक है, इसलिए कागज रखा जाता है ताकि वो कुछ बर्बाद नहीं हो। निम्नलिखित में कौन सा इकाइनोडर्मेटा के बारे में गलत है, तो इसमें गलत हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा का अर्थ है कि कांटेदार और डर्मेटा अर्थ चमड़ी वाला, ये सही है। परिसंचरण तंत्र बंद होता है, इसमें रक्त वाहिकाओं के साथ एक साथ हृदय भी होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र बंद होता है, इनमें रक्त वाहिका एक साथ हृदय भी होता है, गलत बात है, हृदय नहीं, एक साथ रक्त वाहिकाएं के एक साथ हृदय भी होता है, उनमें रक्त वाहिकाओं के साथ एक हृदय भी होता है। तो ये कथन दोस्तों है यह गलत है, सी इसमें उत्तर हो जाएगा। सी, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, सी और बी एक ही चीज दिया हुआ है, दोनों एक ही चीज है, तो कुछ इसमें मिस्टेक है, उसको छोड़ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोल गैस किसे कहते हैं, दोस्तों कोल गैस की बात किया है, आपका उत्तर जो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने बताया था ये हीट प्रश्न है, VVI प्रश्न है दोस्तों, कोल गैस। नेक्स्ट है कि स्मॉल पॉक्स रोग किससे पैदा होती है, स्मॉल पॉक्स, एक लाइक जरूर कीजिएगा। स्मॉल पॉक्स हो जाएगा दोस्तों वेरियोला विषाणु के द्वारा, ठीक है, वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है रजत मछली निम्नलिखित में क्या है, रजत मछली हो जाएगा कीट है दोस्तों, एक प्रकार का। नेक्स्ट है हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है, हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैजुराइना क्या है, कैजुराइना दोस्तों हो जाएगा जलोदभिद है दोस्तों, कैजुराइना क्या है,
और आज का अंतिम प्रश्न कि मिलियो ओडिसिस मिलियोडोसिस क्या है? तो ये आपका उत्तर होगा संक्रामक रोग है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी से बार-बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कल से जो क्लास होगा वो क्वेश्चन बैंक का होने वाला है, 16वां प्रैक्टिस सेट, जो आपको काफी पता चलेगा कि कौन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप सभी एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि कैसा लगा सेशन, और अपने घर में कम से कम 2-4 सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए, जिससे कि हमको भी हेल्प मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।